वेलकम एवरीवन। आज के टॉपिक में हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक फंडामेंटल्स, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। और जस्ट ये इंजीनियर्स के लिए ही नहीं बल्कि सेफ्टी इंजीनियर्स, सेफ्टी से रिलेटेड पीपल, मेंटेनेंस प्रोज एंड प्लांट मैनेजर्स, ये सब लोग इससे रिलेटेड है। और इन टॉपिक की अगर ऑब्जर्वेशन देखी जाए तो R&M से इसको पहचाना जाता है या OEE से कहा जाता है, LCC लाइफ साइकिल कॉस्ट से बात करेंगे, FTA, MTTR, FMEA। तो ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आज की स्लाइड्स के अंदर डिस्कस होंगे। तो स्टिक रहें आज के टॉपिक के लिए। आई बिलीव कि आज के लेक्चर के बाद ये तमाम टॉपिक्स आपको प्रॉपरली समझ आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं रिलायबिलिटी से। Actually, reliability is the probability that a system or component performs its required function under stated condition for a specific period without failure. It means that is a probability. इसके लिए हम लोग इंश्योर कभी भी नहीं हो सकते कि ये 100% जो इक्विपमेंट मैंने लगाया है, जो एक बड़ा एक स्पेशल इक्विपमेंट है, वो हमेशा काम करेगा। वो मैकेनिकल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी हो सकता है, वो कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एनालॉग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो कभी भी 100% अश्योरिटी हम लोग नहीं ले सकते कि वो एक मरतबा इंस्टॉल करने के बाद लाइफ टाइम ठीक काम करेगा, बल्कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो हो सकता है कुछ टाइम के बाद कुछ फेलियर शो करना शुरू करे या मिसिंग करना शुरू कर दे। अच्छा, ये जो मिसिंग होगी इसको डिफाइन करने के लिए हमने कहा है कि स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो इस स्पेसिफाइड पीरियड में अगर वो ठीक काम कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, और अगर उसके अंदर एरर आना शुरू हो जाए तो प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे कम होना शुरू हो गई इक्विपमेंट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंक्रीज होने का मतलब है रिलायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो अच्छा, रिलायबिलिटी को बताने के लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनमें से एक मॉडल एक्सपोनेंशियल मॉडल है। तो इस एक्सपोनेंशियल मॉडल को डिफाइन करते हैं तो एक बताता है कि R इज द फंक्शन ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टाइम्स टी। लैम्डा एक्चुअली क्या है? लैम्डा इज अ कांस्टेंट फेलियर रेट, फेलियर्स पर आवर और पर ईयर, ये यूनिट को डिफाइन करता है। तो आपके पास लैम्डा जितने फेलियर ज़्यादा होंगे कम होंगे वो इस वैल्यू से पता चलेगा। टी इज़ द टाइम ओवर विच रिलायबिलिटी इज मेजर्ड। तो आप ये फंक्शन की बात करें तो ये यूनिटलेस फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो टाइम के अगेंस्ट लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगर पर ईयर टाइम पीरियड है या पर टाइम यूनिट उसका यूनिट है, और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मॉडल स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ, तो गौर करें कि एक्सपोनेंशियल मॉडल की कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये सिर्फ उस वक्त अप्लाई होता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, मिसाल के तौर पर कोई इंस्ट्रूमेंट हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, कुछ सर्किट्स हो सकते हैं, ब्रेकर्स हो सकते हैं, कहीं पर बिजली के ब्रेकर्स हो सकते हैं, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई पार्ट आ रहा है जहाँ पे फंक्शन आ रहा है, मोटर की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकता है, तो वहां पर इस मॉडल को अप्लाई करेंगे। नंबर वन थिंग। नंबर टू, स्टडी स्टेट सिस्टम के ऊपर अप्लाई होगा। जब सिस्टम एक, आपको पता है जब इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, प्लांट को स्टार्टअप किया जाता है, तो स्टार्टअप के दौरान अनस्टडी स्टेट कंडीशन होती हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद जो आपका प्लांट है वो प्रॉपरली रनिंग कंडीशन में आ जाए, स्टडी स्टेट कंडीशन में आ जाए, सो व्हाट वी डू, हम उस वक्त इस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। और स्टडी स्टेट के बाद अगर शट डाउन कर रहे तो फिर दोबारा फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो तब भी ये मॉडल अप्लाई नहीं होगा। तो इसकी लिमिटेशन है, नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, नंबर टू स्टडी स्टेट के लिए, नंबर थ्री कि नॉट वियर आउट फेजेस। ऐसे फेजेस या ऐसे पार्ट्स जो वियर आउट करते हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कोई मैकेनिकल बॉडी है और मैकेनिकल बॉडी के साथ मोटर की मैकेनिकल बॉडी है, जो मूवमेंट के साथ साथ उसके अंदर कुछ फ्रिक्शन आ रही है या उसकी स्ट्रेंथ लॉस हो रही है या कुरियन हो रही है, कुछ भी इस तरह का फिनोमिना हो रहा है, लेकिन वो जो फिनोमिना है वो वियर आउट के साथ रिलेट कर रहा है, इस केस में इस लॉ को अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। सो कुछ लिमिटेशन है, कुछ एप्लीकेशन है, वो एक्सपोनेंशियल मॉडल से अप्लाई होगी। अब जो लैम्डा को डिफाइन किया है, लैम्डा एक्चुअली इट इज द इनवर्स ऑफ मीन टाइम टू फेलियर, MTTF। मीन टाइम टू फेलियर का रिवर्स जो है वो लैम्डा से कंसीडर करते हैं, और MTTF क्या है, एक्सप्लिसिटली फॉर नॉन रिपेयरेबल आइटम्स। जो आइटम रिपेयरेबल ना हो उनके लिए हम लोग MTTF का फैक्टर अप्लाई करते हैं। आगे देखते हैं मेंटेनेबिलिटी को। मेंटेनेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी, अगेन दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपने गौर करना है कि अवेलेबिलिटी हो, मेंटेनेबिलिटी हो या रिलायबिलिटी हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोबेबिलिटी। चांसेस हैं हो, चांसेस है ना हो। अभी जो अनश्योरनेस है, जहाँ पे हमें गैर यकीनी कैफियत है, इसको वेरीफाई करने के लिए व्हाट वी डू, ये मॉडल्स अप्लाई करते हैं।
Okay, maintainability is the probability that a system or equipment can be restored to operational status within a specified period when maintenance is performed under a stated condition. नंबर प्रॉब्लम, अच्छा, आपको पता चला कि मीन टाइम और फेलियर के थ्रू कुछ फेलियर आया और सिस्टम जो था शट डाउन या कहना स्टैंड बाय फेज पे चला गया, वी आर आउट फेज में चला गया। अब उसकी कुछ मेंटेनेंस करनी है, उस मेंटेनेंस के लिए जो टाइम रिकॉर्ड होगा इसे मेंटेनेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, एट दैट अगेन दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। हम कभी भी 100% ये टाइम बिफोर हैड कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसके लिए पास्ट एक्सपीरियंस होता है, इक्विपमेंट की नेचर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा इस टाइम तक चांस है कि ये हमारा अगर सब कुछ ठीक चले, इंजीनियर वहाँ मौजूद हो, मेंटेनेंस वाले लोग प्रॉपर्ली काम कर रहे हो, तो ये काम प्रॉपर्ली हो जाएगा। इसका यूनिट क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एम ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू टी। म्यू क्या है? म्यू इज द कांस्टेंट रिपेयर रेट। अगेन रिपेयर रेट आ गया तो इसका फंक्शन क्या हुआ? पर टाइम इसका यूनिट हो गया, रिपेयर्स पर आवर इसका यूनिट हो गया। एंड टी इज द टाइम ओवर विच अ मेंटेनेबिलिटी इज मेजर्ड। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास मेंटेनेबिलिटी निकल आएगी। अब दो तरह के ग्राफ बन गए। वन इज आपके पास था सिंपल ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी वाला, और सेकंड इज 1 माइनस ई रेस्ट पावर म्यू टी वाला। अब अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखना हो तो रिलायबिलिटी को अगर हम देखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी, नंबर वन थिंग। नंबर टू, फंक्शन है टाइम का। नंबर थ्री, विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो रही है इसकी वैल्यू। ठीक है। नंबर टू, अगर मेंटेनेबिलिटी की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेंटेनेबिलिटी की एंड रिलायबिलिटी की, कि वो किस तरीके से टाइम फंक्शन के तौर पर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट एरियाज में हो सकती है। फॉर एग्जांपल सेफ्टी में ज़रूरत पड़ सकती है। हम अगर कोई पार्ट ख़राब हो गया है सो वी कैन इंश्योर कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नंबर टू, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है अगर आपकी प्रॉपर्ली मेंटेनेबिलिटी अवेलेबिलिटी हो तो इंश्योर कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन एंड मिनिमाइज प्रोडक्शन रेट। ये फंक्शन इसके आ गए। कॉस्ट एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। कॉस्ट रिड्यूस होगी इक्विपमेंट की तो कॉस्ट एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड डाउन टाइम हो जाएगा। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। अगर कहीं इक्विपमेंट प्रॉपरली यूनिफॉर्म प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है तो जो कस्टमर है वो इंश्योर होता है कि मैं वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से इसको परचेज करूंगा तो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है। डिलीवर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लीडिंग टू ट्रस्ट एंड रिपीट बिजनेस। ठीक है। और इसके अलावा ISO 14,000/2024 अप्लाई होता है और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। सो दिस इज ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं जो कि इंपॉर्टेंस इसकी बताती हैं कि मल्टीपल एरियाज पे इसका काम आ सकता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल रिस्पेक्ट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास सिस्टम प्रॉपरली काम करे तो इन्वायरमेंटल इशू मिनिमम होंगे। तो ये ISO 14,000/2024 से इसका लिंक होगा। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से एक एग्जांपल लें तो रिलायबिलिटी मींस क्रिटिकल फॉर प्रिवेंटिंग इंसिडेंट लाइक पाइपलाइन लीक्स। ठीक है, अगर रिलायबिलिटी है तो हमारा ट्रस्ट ज़्यादा होगा। और अगर मेंटेनेबिलिटी की बात करें, एसेंशियल फॉर क्विक रिपेयर टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कि अगर कुछ मिसहैप हो जाता है, कहीं पे लीकेज हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो मेंटेनेबिलिटी का जो टाइम पीरियड जितना कम होगा उतने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगी, उतना इक्विपमेंट लेस कंटामिनेट होगा, इन्वायरमेंटल लेस कंटामिनेट होगी। डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन R&M। रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी का फोकस की अगर बात करें तो रिलायबिलिटी प्रिवेंटिंग ऑफ फेलियर्स पे ज़्यादा फोकस रखता है, मेंटेनेबिलिटी रिड्यूसिंग डाउन टाइम आफ्टर फेलियर्स। ठीक है, एक तरफ एरर कोई हुआ और नंबर टू उसको एरर को रिड्यूस करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड था, दैट इज अ मेंटेनेबिलिटी। मैट्रिक्स रिलायबिलिटी के मीन टाइम बिटवीन फेलियर MTBF से इसको डिफाइन करते हैं एंड मेंटेनेबिलिटी के लिए मीन टाइम टू रिपेयर MTTR से इसको शो करते हैं। ये क्या चीज़ें हैं अभी हम आगे जाके देखते हैं। एग्जाम्पल देखें रिलायबिलिटी की। और कंप्रेसर विद हाई MTBF ऑपरेट्स लॉन्गर विदाउट फेलियर। जितना आपके पास MTBF की वैल्यू ज़्यादा होगी इट मीन इतना ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज होगा, रिलायबल इक्विपमेंट के तौर पे कंसीडर करेंगे। और अगर रिलायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो व्हाट वी विल से कि इक्विपमेंट लेस ट्रस्ट वर्दी है, इसके चांसेस है कि ये डैमेज हो जाएगा कुछ अर्से बाद। मेंटेनेबिलिटी ऑन द अदर हैंड, इक्विपमेंट डिज़ाइन फॉर इजी एक्सेस रिड्यूस रिपेयर टाइम। इस तरह से इक्विपमेंट को डिज़ाइन किया जाता है कि इसके असम्बलिंग टाइम या फिर रिपेयरिंग टाइम मिनिमम हो।
कॉम्प्लेक्स सिस्टम से अवॉइड किया जाता है। और अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो तो उनके लिए ऐसे लेयर्स बनाई जाती हैं कि वन लेयर हटा दी जाए तो आपकी एक्सेस डैमेज पार्ट तक इजीली पॉसिबल हो। सो ये मेंटेनेबिलिटी एक्चुअली डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस जितना करेंगे उतना आपका सिस्टम इजी टू मेंटेन होगा। ठीक है, अब एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय हाई रिलायबिलिटी एंड लो मेंटेनेबिलिटी। फॉर एग्जांपल स्पेसक्राफ्ट। अच्छा, हाई रिलायबिलिटी वी नो कि हमने इसको जितना प्रॉपरली डिजाइन किया हुआ स्पेसक्राफ्ट को, अब एक मरतबा चलेगा तो देयर इज अ चांस कि वो खला में जाना ही जाना है उसने। ठीक है, स्पेस शिफ्ट ने स्पेस एरिया में जाना ही जाना है। दैट इज अ रिलायबिलिटी, हमें ट्रस्ट है कि वो काम करेगा। नंबर टू, अगर लो मेंटेनेबिलिटी आपकी स्पेसक्राफ्ट की हो, लो मेंटेनेबिलिटी क्या होगी कि वो फ्लाई किया, उसने शूट किया, अपवर्ड मूव किया और कुछ टाइम बाद उसके अंदर एरर आया, फेलियर की तरफ मूव किया और वो दोबारा जमीन पे आकर डैमेज हो गया। अब वो डैमेज क्या है, एक्चुअली वो ब्लास्ट है। तो इस केस में मेंटेनेबिलिटी क्या होगी, आंसर इज जीरो। कभी भी वो जो इक्विपमेंट है दोबारा शॉर्ट टाइम में उस तरह से रिस्टोर नहीं हो सकता। मे बी जो आपके पास मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाए तो सब कुछ ही दोबारा नया रीडिजाइन करना पड़े। सो हाई रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेबिलिटी। ऑन द अदर हैंड, लो रिलायबिलिटी एंड हाई मेंटेनेबिलिटी, इसकी एग्जांपल दी हुई है सम मिलिट्री व्हीकल्स या सम मिलिट्री आपके पास वेपन्स आ जाते हैं। उनके अंदर जस्ट लीगो की तरह पिक एंड चूज और पिक और सेलेक्ट वाला ऑप्शन होता है कि उनको जस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो इक्विपमेंट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही वो एक अपने ड्यूरेशन को पूरा कर रहा होता है तो मीन वाला अगेन फेलियर हो जाता है। फेलियर के बाद दोबारा शॉर्ट टाइम में उसको रिपेयर किया जा सकता है। सो इस तरीके से जो इक्विपमेंट या मिलिट्री व्हीकल्स वगैरह हैं उनके अंदर रिलायबिलिटी तो कम होती है लेकिन मेंटेनेबिलिटी उनकी बड़ी ज़्यादा होती है, उनकी ईजी टू रिपेयर वाला काम होता है। अब ये MTBF और MTTR का जो फंक्शन है इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इनको हम कहते हैं की रिलायबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको एक ग्रीन स्केल शो किया हुआ है और इस ग्रीन स्केल पे एरोज हैं, वो इंडिकेट कर रहा है इक्विपमेंट ऑपरेटिंग टाइम। इट मीन्स ये वो प्री प्लान, ये कह लें प्री डिज़ाइन ड्यूरेशन है जो हमने सोचा था कि इतना तो इक्विपमेंट ठीक काम करेगा, प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास पूरे टाइम तक ठीक काम करेगा तो अब रिलायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। बट होता क्या है कि ऑपरेटिंग टाइम चल रहा था एंड देयर इज अ मिसहैप और डाउन टाइम उस केस में आ जाता है, एक फेलियर अपीयर हो जाता है। अब इस फेलियर से पहले वाला जो टाइम है दैट इज अ मीन टाइम बिटवीन फेलियर। क्या मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या, इस फर्स्ट एरर से पहले जो ड्यूरेशन है दैट इज योर MTBF। अब जब वो आप रेक्टिफाई कर लेंगे या मिटिगेट कर लेंगे प्रॉब्लम को, देन अगेन ऑपरेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले जो ऑपरेटिंग टाइम फुल लाइन थी या कह रहे फुल मेरे पास स्केल था, अब वो आपके पास एक पोर्शन रेड का आ गया जहां पर कुछ मेंटेनेबिलिटी का फंक्शन किया। तो अब ये जो मेंटेनेबिलिटी जिस ड्यूरेशन में है इसको हम MTTR कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि MTBF क्या है, मीन टाइम बिफोर फेलियर। MTTR वो ड्यूरेशन है जहां पर हम लोगों ने मेंटेनेंस का एक्टिविटी परफॉर्म की है। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एक्चुअली MTBF इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन सिस्टम फेलियर्स। अब मैंने आपको एक जस्ट लाइन शो की है, एक रेड एरिया जो शो किया है, देयर इज अ चांस कि ये जो आपके पास लाइन है या कह लें स्केल है ये ईयर्स का हो, 5 ईयर्स का हो, 10 ईयर्स का हो और मल्टीपल टाइम आपके पास मेंटेनेबिलिटी का पोर्शन अपीयर हो। हर मल्टीपल टाइम जो अपीयर हो रहा है फंक्शन पोर्शन अपीयर हो रहा है, हम उनको काउंट कर लेते हैं और उससे पहले जितनी टाइम इक्विपमेंट ठीक चला है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो MTBF एक्चुअली क्या है, टोटल ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स। टोटल ऑपरेटिंग टाइम क्या था, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और जितनी मरतबा रेड जोन अपीयर होगा वो हम कहेंगे टोटल नंबर फेलियर्स। इसको MTBF से रिप्रेजेंट करते हैं। मेन टाइम टू रिपेयर MTTR से शो किया हुआ और एक्चुअली दैट इज अ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स डिवाइड बाय टोटल डाउन टाइम। डाउन टाइम आपको आगे जाके हम दोबारा देखेंगे डिटेल में आगे क्या होता है, लेकिन डाउन टाइम वो ड्यूरेशन है जहां पर आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, मेंटेनेबिलिटी परफॉर्म हो रही है। MTTF is for non-repairable system and MTBSF for complex system. ओके, MTTF क्या है, ये आपके पास अगेन एक फिगर है जो कि MTBF से रिलेटेड है। मीन टाइम टोटल फेलियर पे जब इक्विपमेंट मूव करेगा, जब नॉन रिपेयरेबल कंडीशन में चला जाएगा, उसको MTTF से रिप्रेजेंट करते हैं। बिटवीन का मतलब है देयर इज चांस हम रिपेयरेबिलिटी करें फिर वो दोबारा ठीक हो जाएगा। MTBSF फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अच्छा, MTBSF क्या होता है ये आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं।
Upon operates for 10,000 hours and fails 5 times. तो MTBF का निकला टोटल ड्यूरेशन जो उसने जिसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था डिवाइड बाई जितने उसके फेलियर्स हुए तो 2000 आवर्स उसका MTBF कैलकुलेट हो गया। MTBSF क्या है? इसके लिए अ मोटर रिक्वायर्स 15 आवर्स ऑफ रिपेयर टाइम ओवर 3 फेलियर्स कि अगर 3 टाइम्स फेलियर हो जाएगा तो हमें 15 आवर्स की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो टोटल मेंटेनेंस टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स 3 डिवाइड बाय आंसर क्या है 5 आवर्स आपके पास आ गया। ओके, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? एक्चुअली हायर MTBF इंडिकेटिंग हायर लायबिलिटी, ठीक है, एंड लोअर MTTR इंडिकेट्स हायर मेंटेनेबिलिटी। तो जितना मेंटेनेबिलिटी कम होगी वो उतना प्रेफरेबल है और जितना MTBF हायर होगा वो प्रेफरेबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी को समझना हो तो अगेन आपके पास इट इज़ अ इंटरसेक्शन, आपके पास एक रिलायबिलिटी का ग्राफ शो किया, वेन डायग्राम शो किया हुआ है और एक मेंटेनेबिलिटी का पोर्शन शो किया हुआ है। जो इनका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड अवेलेबिलिटी। इसको डिफाइन करते हैं एक फार्मूला से जिसको कहा हुआ है A इज इक्वल टू MTBF ओवर MTBF डिवाइड प्लस MTTR, ठीक है। ये वही जो अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी देख कर आए हैं उनकी रेशो लेंगे तो ये अवेलेबिलिटी का फंक्शन आ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा कि नंबर 1 इज अवेलेबिलिटी इज द इंटरसेक्शन ऑफ लायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। अब डिफाइन करें तो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट अ सिस्टम इज ऑपरेशनल व्हेन नीडेड। जब कभी आपको मोटर चलाने की जरूरत पड़ी और आपने ऑन किया और वो ऑन हो गई, दैट इज अवेलेबिलिटी। और अगर वो ऑन नहीं हुई तो अवेलेबिलिटी उसकी इतनी लेवल पे डिक्रीज होती रहेगी। और आपने देखा कि अवेलेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें कोई नए पैरामीटर डिफाइन नहीं करने पड़े, बल्कि MTBF और MTTR से ही प्ले करते हुए हम लोग अवेलेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। इसकी 3 टाइप्स हो सकते हैं, इनहेरेंट हो सकता है, अचीव्ड हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है। अवेलेबिलिटी की 3 टाइप्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? क्रिटिकल फॉर सिस्टम वेयर अप टाइम इज असेंशियल। ओके, अब 2 टर्मिनोलॉजीज आ गए, वन वाज डाउन टाइम, नाउ इज अप टाइम, ठीक है। दो पहले अप डाउन टाइम की बात की थी हम लोगों ने मेंटेनेबिलिटी के बारे में बताते हुए, अब अप टाइम की बात आ गई अवेलेबिलिटी को बताते हुए। इसको भी हम देख लेते हैं डिटेल में। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। with MTBF of 2000 hours and MTTR of 5 hours calculate A. A is availability, तो हम 2000 को डिवाइड कर देंगे 2000 प्लस 5 से तो 0.9975 इज द आंसर। और अगर हमने इसको इंटरप्रेट करना हो तो हम कहेंगे सिस्टम इज ऑपरेशनल 99.75% ऑफ द टाइम, कि सिस्टम इतना प्रॉपरली काम कर रहा है और आमतौर पे जितनी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी हम उसको इतना एडवांस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और वियर एंड टीयर इसमें कम से कम होती है इस तरह के सिस्टम के अंदर, अवेलेबिलिटी वाले सिस्टम के अंदर। चले अब हम लोगों ने मेंटेनेबिलिटी भी देख लिया और लाइबिलिटी भी देख लिया, अवेलेबिलिटी भी देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट LCC, लाइफ साइकिल कॉस्ट। एक्चुअली लाइफ साइकिल कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ R&M। R&M क्या है? लाइबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। एज इट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, टूलिंग एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड इन 5 फेजेस। जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है R&M डिफाइन करता है कि वो 5 फेजेस पे डिपेंड हो सकता है। दीज फेजेस आर नोन एज द लाइफ साइकिल कॉस्ट फेजेस। वो फेजेस कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्ट, जब कोई डिज़ाइन लेने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल ड्यूरेशन हो सकता है, उसकी कुछ कॉस्ट हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन हो सकता है, कॉन्सेप्ट में हो सकता है कोई आप लोगों ने चेक करना हो कि ये डिज़ाइन किसी का लाइसेंस तो नहीं है, ये चीज़ें तो नहीं है, कोई लाइसेंसिंग है तो लाइसेंसिंग हटाने में कॉन्सेप्चुअल यूज़ हो सकता है। डेवलपमेंट डिज़ाइन हो सकता है कि अब आपने कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं पेपर वर्क के ऊपर या डिज़ाइनिंग के फेज में। देन बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ सकती है, ऑपरेशनल सपोर्ट कॉस्ट आ सकती है, डॉक्यूमेंटेशन, कन्वर्जन एंड ट्रांजिशन कॉस्ट। तो जब हम इन सब कॉस्ट को सम करें तो वो LCC कहलाता है। तो LCC इज द सम ऑफ 5 लेवल्स ऑफ कॉस्ट जो किसी भी फेज या किसी भी कॉन्सेप्ट को आइडिया से मटेरियलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ओके, LCC के एग्जांपल ले लेते हैं। आपके सामने एक टेबल है, मैंने इसको भी हाइड किया हुआ स्ट्रिप्स के साथ, आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रिप हटाते रहते हैं। तो इसमें जनरल कॉस्ट इंडिकेट की है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड इज अ मशीन ए, सेकंड कॉलम में मशीन ए है, थर्ड कॉलम में मशीन बी है। तो मशीन ए एंड बी की हम लोग कॉस्ट या LCC को वेरीफाई करने लगे हैं या कंपेयर करने लगे हैं। तो मशीन ए की कॉस्ट थी 2 मिलियन बनता है, यस, एंड मशीन बी की कॉस्ट है 1.5 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग
फर्स्ट है कि जी पहली जो मशीन ए है वो महंगी बहुत है, 2 मिलियन इसका कॉस्ट, डॉलर्स कॉस्ट है, एंड मशीन बी की 1.5 मिलियन, राउंड अबाउट 1.5 मिलियन। मैं राउंड फिगर रीड करूंगा प्लीज। ऑपरेटिंग कॉस्ट मशीन ए की 59 मिलियन आ गई है, और मशीन बी की आ गई है 10 मिलियन। नहीं सॉरी, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, वो डॉलर लिखा हुआ है। मशीन ए की जो ओके मशीन ए की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है दैट इज 9 मिलियन, 9.3 मिलियन, और मशीन बी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है दैट इज 10.8 मिलियन। अब देखें, अब जो सस्ती मशीन थी उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी ऑपरेशन के लेवल पे। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है। मशीन ए की राउंड अबाउट 7.5 मिलियन आ गई है, और मशीन बी के जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 9.9 मिलियन, राउंड अबाउट 10 मिलियन इसकी कॉस्ट आ गई है। कन्वर्जन या डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट को अभी मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। तो जो टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट निकली दैट इज मशीन ए की 19 मिलियन एंड मशीन बी की 22 मिलियन, ठीक है, 22.3 मिलियन। तो अब आप डिफरेंस देख रहे हैं कि स्टार्ट हमने किया था इक्विपमेंट की इनिशियल कॉस्ट से, तो लग रहा था कि मशीन ए महंगी है, लेकिन एक ड्यूरेशन के साथ जब हम लोग ने वेरीफाई किया डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, तो वी केम टू नो कि नो मशीन ए वाज द गुड ऑप्शन। Now let's talk about overall equipment efficiency. OEE is a comprehensive performance metric used to measure how efficiently OEE is a comprehensively performance metric used to measure how effectively a manufacturing or production asset is utilized. It identifies the true productive time of equipment. Okay, OEE को डिफाइन करने के लिए आपको एक ट्राइंगल शो की है, और इस ट्राइंगल में डिफरेंट पोर्शन है। वन पोर्शन अवेलेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, वो मैं देख लिया अभी अवेलेबिलिटी क्या होता है। सेकंड वन इज परफॉर्मेंस, इसको आगे जाके देखते हैं, एंड थर्ड वन इज क्वालिटी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास OEE टोटल एक्चुअल इक्विपमेंट की ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकल आती है। तो ये डिफाइन क्या करती है, आइडेंटिफाइज द ट्रू प्रोडक्टिव टाइम ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट ठीक है, चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन कितने टाइम में वो स्टैंड बाय पे रुका हुआ था, या कितने ड्यूरेशन में वो प्रॉपरली काम कर रहा था या प्रोडक्शन दे रहा था। क्योंकि परफॉर्मेंस या क्वालिटी का जो लिंक है वो प्रोडक्ट के साथ है। हो सकता है इक्विपमेंट में रॉ मटेरियल कम हो गया हो, या कुछ टेम्परेचर वेरिएशन आ गई हो, तो वो एक अपनी हायर कैपेसिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी से लो एरिया पे काम लेवल पे काम कर रहा हो, तो परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाएगी। सो अब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के अलावा, जो इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी के अलावा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट के उसकी क्वालिटी क्या है या उसकी क्वांटिटी क्या है, इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस क्या है। तो अब ये और डीपर फैक्टर आ गया हुआ है। तो और OEE आपके पास इंडस्ट्री में मल्टीपल टाइम यूज होता है चेक करने के लिए, तो कि इक्विपमेंट एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या निकाल रही है, परफॉर्मेंस क्या निकाल रही है। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एक्चुअली ये कॉम्प्रिहेंसिव है, तो परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स है, आगे जाके देखते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट a total life cycle of a project। अब ये देखें, टोटल लाइफ साइकिल क्या होना चाहिए था एक्चुअली। मैं अपना पैटर्न चेंज करता हूँ। ये आपके पास टोटल लाइफ साइकिल होना चाहिए था इस तरीके से कि जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। इट मीन्स एवरीथिंग वाज ग्रीन, जो मैंने आपको ग्रीन जोन शो किया था ना, एक ग्रीन जोन आपके पास है। टोटल लाइन जो है वो प्रॉपरली अप टाइम चल रहा है, इक्विपमेंट प्रॉपरली काम कर रहा है, जिस काम के लिए उसको डिसाइड किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, वो उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है। बट कुछ फेलियर आता है, उस फेलियर आने के बाद व्हाट वी डू, हम इक्विपमेंट को डाउन टाइम पे ले जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस वाली कैपेसिटी से वो बंद कर देते हैं, उसको शट डाउन किया। जब शट डाउन करने के बाद मेंटेनेंस का काम करना शुरू किया, उस मेंटेनेंस काम को डाउन टाइम कहते हैं। तो ये जो आपको लोअर पोर्शन वाला ये सारा रीजन इंडिकेट हो रहा है दैट इज अ डाउन टाइम पोर्शन आ गया। ओके, डाउन टाइम पोर्शन जो जिसको मेंटेनेबिलिटी सिंपल वर्ड्स में कह दिया हुआ था, एक्चुअली दैट इज नॉट अ सिंगल फंक्शन। ये सम है आपके पास, रिपोर्ट फेलियर, पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे किस वजह से आई है। लोकेट रिसोर्सेज, उनको सॉल्व करने के लिए जो पीपल है या जो रिसोर्सेज है कहाँ का अवेलेबल है। ट्रबल शूट फेलियर, उसको सॉल्व किया जाए। लोकेट स्पेयर पार्ट्स, अगर कोई डैमेज है तो स्पेयर पार्ट्स को ढूंढना। रिपेयर फेलियर आ जाएगा। टेस्ट एंड रिटर्न इक्विपमेंट सर्विसेज, टेस्ट किया जाए बार बार इक्विपमेंट को कि वो अपने इनिशियल कंडीशन पे दोबारा रिजल्ट देना शुरू कर दे। जब ये क्लियर हो जाएगा फेस सारा का सारा, देन व्हाट वी विल डू कि हम उसको दोबारा रनिंग करेंगे, रनिंग करके कंडीशन में लेके आएंगे तो दोबारा अप टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज योर MTTR जो हम लोगों ने भी पढ़ा था, मीन टाइम टू रिपेयर।
इट इज़ नॉट अ सिंगुलर फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल द पैरामीटर जो किसी भी इक्विपमेंट के फेलियर के बाद मेंटेनेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड हो सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर OEE 100% है, इट मीन्स परफेक्ट प्रोडक्शन हो गया है, इक्विपमेंट कभी भी ख़राब नहीं हुआ। अच्छा, कभी भी ख़राब ना होना, ये अगेन एक बिगर टर्मिनोलॉजी है। व्हाट वी डू, हम इसको डिफाइन हम इसको बताते हैं कि कितने ड्यूरेशन में प्रॉपरली काम किया है। क्या वो 1 साल का ड्यूरेशन है, 1 मंथ का ड्यूरेशन है, 1 वीक का ड्यूरेशन है। हो सकता है 1 वीक के बाद हमने इक्विपमेंट को रेस्ट देना हो, तो जो 1 वीक तक वो प्रॉपरली काम किया है, कंटिन्यूसली चला है, हम उसमें OEE अप्लाई करेंगे, OEE अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास लेकिन ड्यूरेशन का डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम परफेक्ट प्रोडक्शन को डिफाइन कर सकें। इट मीन्स नो डाउन टाइम, मैक्सिमम स्पीड पे वर्क किया है, एंड जीरो डिफेक्ट्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। डिफेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि क्वालिटी ज़बरदस्त है, मैक्सिमम स्पीड इंडिकेट कर रहा है परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, नो डाउन टाइम इंडिकेट कर रहा है कि अवेलेबिलिटी 100% है। बट व्हाट इफ इसकी वैल्यू कम हो? तो इसकी कुछ रीजन्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, बार्स हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1 इज इसकी वैल्यू 85% तक है। हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग है। अगर कोई इक्विपमेंट इतना अच्छा काम करता है तो उसको वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का नाम देते हैं। नंबर 2 इज 60% OEE है। तो टिपिकल इन मैन्युफैक्चरीज ये नॉर्मली इतना OEE रिक्वायर्ड होता है इंडस्ट्री के अंदर। अगर इससे कम हो जाए, 40% तक पहुंच जाए या उससे कम आ जाए, नीड्स इमीडिएट इम्प्रूवमेंट। कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, इक्विपमेंट कॉन्टिन्यूस फेलियर की तरफ जा सकता है, जा रहा है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो 40% या उससे नीचे वाली वैल्यू आ जाती है वो हमें टोटली फोर्स करती है, बाइंड करती है कि इक्विपमेंट को स्टॉप करो, प्रॉपरली इसको मेंटेन करें और चेक करें दोबारा सब चीज़ों को कि प्रोडक्ट किस वजह से नहीं बन रही, क्वालिटी को डिस्टर्ब हो रही है, डाउन टाइम अगर नहीं आ रहा तो फिर कहीं और प्रॉब्लम निकल रहा है। OEE हमें पूरी पिक्चर क्या बताता है। ओके, अब OEE कंपोनेंट और EE कंपोनेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमने बात की थी 3 कंपोनेंट। नंबर 1 वाज अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए A इक्वल्स टू MTBF ओवर MTBF प्लस MTTR। और ये क्या आपके पास है? द रेशियो ऑफ टाइम अ मशीन इज एक्चुअली रनिंग टू द प्लान प्रोडक्शन टाइम। तो नीचे वाला आपके पास प्लान प्रोडक्शन टाइम है, MTBF एक्चुअली रनिंग टाइम आपके पास है, इसकी रेशियो 1 कहलाएगी। परफॉर्मेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल आउटपुट टू द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट व्हेन मशीन इज रनिंग। हमने थ्योरेटिकली देखा कि मशीन जो है वो 100% तो नहीं कहेंगे, 70% प्रॉपरली काम कर सकती थी। तो 70% हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर से वैल्यू मिल गई या फिर बाय एक्सपीरियंस वैल्यू मिल गई। लेकिन एक्चुअली वो कितना काम कर रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे फिर इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे रन टाइम से, तो आपके पास परफॉर्मेंस का फैक्टर आ जाएगा। लास्ट वन इज क्वालिटी। इट इज अ रेशियो ऑफ गुड पार्ट्स टू द टोटल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, गुड यूनिट्स कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं, यानी कि प्रॉपरली यूनिट कितने एज पर रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस हुए हैं और कितने टोटल प्रोड्यूस हुए हैं, इनके रेशियो को हम क्वालिटी कहते हैं। लेट्स सपोज आपके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और 100 में से 70 यूनिट जो थे वो प्रॉपरली एज पर क्राइटेरिया बने हैं, तो 70 डिवाइड बाई 100, 70% आपके पास क्वालिटी आ गई है। ओके, इन तीनों टर्म्स को अब हम लोग लिंक करते हैं लाइबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी के साथ। अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटी क्या है? हाई MTBF reduces unplanned downtime from breakdown, and availability with respect to maintainability क्या है? Low MTTR reduces the duration of downtime for repair and changeover. परफॉर्मेंस कैसे डिफाइन करेगा लाइबिलिटी को? इट मीन्स maximizes minor stoppage and speed losses from glitches and inconsistencies. और मेंटेनेबिलिटी क्या होगा परफॉर्मेंस के साथ? ensures equipment can be calibrated and adjusted quickly to maintain optimal speed. अगर कोई प्रॉब्लम हो चुका हुआ है, स्पीड प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो मेंटेनेबिलिटी हमें हेल्प आउट करती है कि जल्दी से उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें और क्विकली इसको ठीक करके इसकी हाई स्पीड को दोबारा वापस इंश्योर कर सकें। क्वालिटी रिलायबिलिटी की फॉर्म में क्या? स्टेबल रिपीटेबल प्रोसेस प्रोड्यूसेस फ्यूअर डिफेक्ट्स, स्क्रैप एंड रीवर्क बहुत कम प्रोड्यूस होगा। रिलायबिलिटी का मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्या है। मेंटेनेबिलिटी की बात करें तो अलाउज फॉर रैपिड करेक्शन एंड रिकैलिब्रेशन व्हेन अ प्रोसेस स्टार्ट टू ड्रिफ्ट, मिनिमाइजिंग द क्वालिटी लॉसेस। कि अगर किसी वजह से अपनी रिक्वायरमेंट से जो प्रोडक्शन रेट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो जितनी मेंटेनेबिलिटी कम होगी उतना डाउन टाइम कम होगा आपके पास और इतनी क्वालिटी को हम क्विकली
इंश्योर कर सकते हैं कि वापस बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन आ जाए. Now let's talk about an example collecting OEE with availability. A machine with a machine which has MTBF of 120 hours and MTTR of 3 hours. Its performance rate is 95% and its quality rate is 97%. Again यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखे हुए हैं क्वालिटी का एंड परफॉर्मेंस का, लेकिन इसके फार्मूलाज हैं. हम यहाँ पर प्रॉपरली रियल टाइम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, कितने यूनिट ठीक प्रोड्यूस हुए हैं, कितने प्रॉब्लम कर रहे थे, तो वहाँ से हम रियल टाइम इसका आंसर निकालते हैं. यहाँ पर आपको गिवन किया वजह समझाने के लिए, लेकिन बैक फार्मूला से हम लोग उसको निकालते हैं. ये वैल्यू लेने के बाद कैलकुलेट द ओ डबल ई एक्सप्लेन हाउ improvement in MTBF and MTTR would change the results. Calculation of availability करें पहले कैलकुलेट, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखा तो आंसर 0.975 आ गया. एंड कैलकुलेट OEE, तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज इंसर्ट की तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 89.9% विच इज़ अबाउट 90%. तो 90% जो इंडस्ट्री है इसको हम लोगों ने कंसीडर किया था कि जब OEE 90% या 100% से कम आएगा, लेकिन 90% तक आएगा, इसको हम लोग वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट के तौर पे कंसीडर करेंगे. तो ऑलरेडी ये चीज़ें बहुत बेहतरीन लेवल पे काम कर रही हैं. ओके, एक लायबिलिटी मॉडल हम लोगों ने ऑब्जर्व किया दैट वाज एक्सपोनेंशियल मॉडल. अब एक और मॉडल चेक करते हैं दैट इज़ अ वेन बुल डिस्ट्रीब्यूशन. वेन बुल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या है इसको बताने के लिए, मतलब इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ देखते हैं. व्हाट वी डू, हम डिफरेंट डाटा पॉइंट्स लेते हैं इक्विपमेंट या मशीन के रनिंग के लिए, डिफरेंट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट डाटा पॉइंट्स कलेक्ट किए, कितनी मरतबा वो ठीक काम कर रही थी, एरर कब दिया, या कितने अर्से तक ठीक काम करते रही, कितनी मतलब प्रॉब्लम आना शुरू हुआ. अब हम बात करें रिलायबिलिटी की, ठीक है, याद रखिएगा, मेंटेनेबिलिटी या अवेलेबिलिटी या OEE की बात नहीं कर रहे, रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं. तो वो डाटा पॉइंट्स को हम लोगों ने ग्राफिकल वे में फिक्स किया, बट अब कुछ फैक्टर्स जो आपके पास लगे वो डिफरेंट है. नंबर फर्स्ट वन इज बीटा, टाइम का पता चल गया आपको. ईटा क्या है आपके पास, दैट इज अ स्केल पैरामीटर, कैरेक्टरिस्टिक लाइफ कितनी है इक्विपमेंट की. मिसाल के तौर पे कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास लाइफ टाइम का मतलब 20 ईयर्स में ठीक चलना है, लेकिन कितनी वो डिफाइन पहले होनी चाहिए. बीटा इज अ शेप फैक्टर. फेलियर रेट बिहेवियर क्या है, कहीं पर ऐसा तो नहीं कि उसके शेप की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कोई वीकनेस किसी इक्विपमेंट में, कोई डैमेज अपीयर हो रहा बार बार, तो ये बीटा उस फैक्टर को इंडिकेट करता है. टी इज द टाइम. सो अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट हो, मतलब पता हो कि टाइम को हम रियल टाइम में कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्केल पैरामीटर हमारा फिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपमेंट है, ये भी फिक्स हो गया, बट शेप फैक्टर कहीं पर कोई डैमेज अपीयर होना शुरू हो जाए, उसके डिफरेंट रेट हो सकते हैं. ऑल्दो लिटरेचर में आप देखेंगे तो शेप फैक्टर को अलग से डिस्कस किया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक को अलग से डिस्कस किया हुआ, टाइम को अलग से डिस्कस किया, मतलब तीनों वैल्यूज को एक दूसरे के अगेंस्ट चेक किया हुआ है कि वो कैसे वेरी करते हैं. हम यहाँ पे टाइम के अगेंस्ट या बीटा फैक्टर के अगेंस्ट चेक करते हैं, तो बीटा की डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई है 0.5, 1, 2.5 एंड 5. अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो जो आंसर बनेगा वो कहता है डिक्रीजिंग फेलियर रेट इन्फेंट मोर्टेलिटी, कि फेलियर रेट डिक्रीज होगा और इन्फेंट जो है वो मोर्टेलिटी के इक्विपमेंट के चांस जल्दी फेल होने की तरफ मूव करेंगे. बीटा इक्वल्स टू 1 होगा तो कांस्टेंट फेलियर रेट, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर आ जाएगा. और अगर बीटा इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इंक्रीजिंग द फेलियर रेट, वेयर आउट फेलियर अपीयर होना शुरू हो जाएगा. तो आपके पास डिफरेंट वेरी शो की हुई, अगर 1 है तो आपके पास जल्दी से इक्विपमेंट फेलियर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, 1 के केस में लाइट ब्लू लाइन शो की हुई है. और अगर बीटा की इक्वल टू 1 है तो आपके पास एक अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक जाएगा और आगे जाके वेयर आउट करेगा, मैक्सिमम अपनी वैल्यू को शो करेगा. तो अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, फॉर एग्जांपल 2.5 या 5 आ रही है, तो यहाँ हम देखेंगे कि वो जो कर्व है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है. तो आपके पास अदर लायबिलिटी मॉडल है जो यूज हो सकते हैं सिस्टम को बताने के लिए. और एक और चीज़, जो पहला मॉडल था हमारा, जो एक्सपोनेंशियल मॉडल इसको नाम दिया था, ये भी एक्सपोनेंशियल ही एक्चुअली, लेकिन इसको वेन बुल मॉडल कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कहते हैं. पहले मॉडल के अंदर हमारी कुछ कंडीशन थी कि इलेक्ट्रिक सिस्टम के स्टडी स्टेट हो, वेयर आउट हम लोगों ने माइनस किया. तो वेयर आउट के लिए हम लोग इस मॉडल को यूज़ करते हैं, जहाँ पर जो इक्विपमेंट वेयर आउट हो रहा हो या उसकी स्ट्रेंथ विद टाइम डिक्रीज हो रही हो, क्रेकिंग कॉज कर रही हो, या कोई और प्रॉब्लम आ रहा हो, तो हम उसके लिए इस फंक्शन को यूज़ करते हैं. रिलायबिलिटी को मेजर करने की या उसको एक आंसरेबल या कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स है. नंबर 1 इज फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, FME है. इसके बारे में आपको डिटेल से पता है, मैं जस्ट आपको
स्टेप शो करूंगा, देन FTA फॉल्ट ट्री एनालिसिस, देन रिलायबिलिटी ब्लॉक डायग्राम्स, RBTs आपके पास आ जाएंगे। फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस FMEA को हम डिफाइन करते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर इवेल्युएटिंग प्रोसेस टू आइडेंटिफाई वेयर एंड हाउ दे माइट फेल एंड असेसिंग द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फेलियर्स। तो फेलियर्स को डिफाइन करने के लिए हम चेक करते हैं कि वेयर कहाँ पर हुआ है एंड कैसे हुआ है और कितनी मरतबा फेल हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, फिर उनको असेस किया जाए। इस सारे मॉडल को FMEA मॉडल कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, 1 to 7 है, 1 to 10 हो सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स या डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट इसकी वैल्यू क्वांटिटी मिलेगी, बट मोर और लेस इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम सेम है। आइडेंटिफाई कंपोनेंट एंड फंक्शन, जहाँ पर आप FMEA अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। लिस्ट ऑल कंपोनेंट्स एंड देयर इंटेंडेड फंक्शन, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन सारी आपके पास आ जाए। नंबर 2 इज आइडेंटिफाई फेलियर मोड्स, डिटरमिन हाउ ईच कंपोनेंट को पोटेंशियली फेल। अगर इसमें डिफरेंट फैक्टर आ जाते हैं जहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन से पैरामीटर जो हम लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया उनमें से कौन सा क्रिटिकल पैरामीटर है जो क्विकली फेलियर की तरफ जा सकता है, और वो अगर फेलियर की तरफ चला जाए तो सारे इक्विपमेंट फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो आइडेंटिफाई फेलियर मोड्स को चेक करना है। नंबर 3 इज assess effects, analyze the consequences of each failure mode. Number 4 is assign severity, occurrence and detection. तो इन 3 पैरामीटर के बाद 1 to 3 के बाद हम लोग कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं अपने रिजल्ट के लिए। आफ्टर दैट व्हाट वी डू, हम रेटिंग करते हैं। रेट ईच फेलियर मोड ऑन स्केल फ्रॉम फॉर एग्जांपल 1 to 10, 1 to 5 भी हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेट रिस्क प्रायोरिटी नंबर्स, RPN नंबर एक्चुअली इट इज द मल्टीपल ऑफ SOD जो हम लोगों ने सेवेरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन दिया था। पहला क्या किया, सारे इक्विपमेंट देखे, उस इक्विपमेंट के साथ डिफरेंट पार्ट्स देखे, उन पार्ट्स के फेलियर मोड्स देखे और हर इक्विपमेंट के पार्ट्स के ऊपर SOD, सेवेरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन अप्लाई किया। फिर जो वैल्यू हमें डिटेक्ट हुई जो हम लोगों ने निकाली उसको मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा RPN शो करेगा, इट मीन्स उस इक्विपमेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है। So then we do calculate RPN number, then prioritize action, focus on higher RPNs to mitigate risk. सबसे पहले हायर RPN वाले को सॉल्व कर लें, देन उससे लीस्ट वाले को, देन उससे लीस्ट वाले को, तो हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो रिलायबिलिटी की तरफ मूव कर जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एन FMEA ऑन कूलिंग सिस्टम में आइडेंटिफाई फेलियर मोड्स लाइक कूलेंट लीकेज और फैन माल फंक्शनिंग, पंप फेलियर, डिफरेंट आपके पास पार्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा FTA fault tree analysis, a visual method for analyzing the pathways to system failures using a tree-like model of fault events. इसके different components हैं। Number 1 is top event, intermediate events, number 3rd one is basic event जो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हमने डिफरेंट पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया। ओके, ये जो आपस में इनकी कनेक्टिविटी है इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग लॉजिकल गेट्स यूज करते हैं, एंड गेट और इसके अलावा और गेट, ठीक है। ये 2 गेट्स यूज होते हैं इनकी टॉप इवन, इंटरमीडिएट इवन एंड बेसिक इवेंट्स के आपस में कनेक्टिविटी को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर एग्जांपल शो की हुई है कि कार विल नॉट स्टार्ट, आपने कार का स्विच इंजन स्टार्ट किया सुबह मॉर्निंग में और डिफरेंट पॉसिबिलिटी कि कार विल नॉट स्टार्ट, ठीक है। अब क्यों स्टार्ट नहीं हो रही कि कंट्रोलर स्टेटस जो है वो काम नहीं कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया, और है ये आपके पास जो है और फंक्शन को शो कर रहा है जो कर्वी फंक्शन है आपके पास। अच्छा, कंट्रोलर फॉल्ट है तो देन कंट्रोलर स्टेटस आपके पास आ, तो फिर इन पार्क या फुट ऑन ब्रेक के आपने पार्किंग मोड में रखा हुआ गाड़ी को अपनी, देयर इज अ चांस, या ब्रेक पे पाँव रखा हुआ जिसकी वजह से गाड़ी जो थी वो ठीक तरीके से स्टार्ट नहीं हो रही, ये एंड का फंक्शन आ गया। नंबर 2 इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है कि स्टार्टर फॉल्ट ही हो सकता है, या फिर ब्रोकन को वायर हो सकती है, ठीक है। इधर आपके पास एंड फंक्शन है, ये और फंक्शन आ गया और ये भी और फंक्शन आ गया। तो हमने एक रीज़न गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो सकती उसको डिफाइन करने के लिए टॉप इवेंट से बेसिक इवेंट पे डिवाइड किया है, एंड और गेट को कनेक्टिविटी की है डिफरेंट इवेंट के साथ ताकि हम रूट कॉज की तरफ पहुंच सकें। एग्जाम्पल क्या है, बिल्डिंग अ फॉल्ट ट्री फॉर अ पावर आउटेज इन डाटा सेंटर्स। लाइबिलिटी एंड ब्लॉक डायग्राम, RBD की बात करते हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा, पहले क्या है, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम एंड द रिलायबिलिटी रिलेशनशिप।
रिप्रेजेंटेशन है कंपोनेंट की, सिस्टम के कंपोनेंट की और उनके लायबिलिटी रिलेशनशिप की। इसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। नंबर वन है सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। सीरीज में क्या है कि वन बाय वन इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उनकी लायबिलिटी ऐड होती जाएगी, उनकी लायबिलिटी मल्टीप्लाई होती रहेगी। वन से आंसर कम होता है तो आंसर जो ऐसा डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि इस केस के अंदर अगर एक इक्विपमेंट फेल होता है तो बाकी सारे इक्विपमेंट उस सीरीज में फेल हो जाएंगे। द अदर मोड इज पैरेलल। इस मोड के अंदर लायबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर आपके पास अगर एक इक्विपमेंट प्रॉब्लम कर भी जाए तो बाकी इक्विपमेंट स्टैंड बाय पे पैरेलल लेवल पे चलते रहेंगे। फिर मिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल एलिमेंट। इंडस्ट्री में मोस्टली ये मिक्स पैरामीटर जो मिक्स मैट्रिक्स जो यूटिलाइज होता है। तो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम को सॉल्व करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क एक्चुअली। अब रिलायबिलिटी के डिफरेंट टेस्टिंग लेवल्स हैं। ट्रेडिशनली टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन थ्री टेस्ट लेवल्स। नंबर वन इज टेस्ट टू बुगे, नंबर टू इज टेस्ट टू फेलियर, इक्विपमेंट फेलियर हो गया, आपके जो गेयर था वो ब्रेक हो गए, या डिग्रेडेशन टेस्टिंग के हम ऐसा ऐसा देखते हैं इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस किस तरीके से डिक्रीज हो रही है और एक स्पेसिफिक टाइम तक कहाँ तक पहुँचती है। फाइन, ये डिफरेंट आपका मोड्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। टेस्ट टू बुगे, द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट टू बुगे is the process of conducting a test to specify time, mileage or cycle, then stopping and recording the number of items failed during the time. हमने क्या किया कि हमने एक टाइम ड्यूरेशन सेट किया, पहले एक टाइम ड्यूरेशन सेट किया, इस टाइम ड्यूरेशन तक इक्विपमेंट को हमने चलाया, फुल चलाया। ठीक है, अभी एग्जांपल दी हुई है कि माइलेज हो सकता है कि कार की या बाइक की बात करें तो, साइकिल की और मेंटेनेंस हो सकती है। उस टाइम को तक रन करने के बाद हमने देखा कितने पार्ट्स उसके फेल हो गए हुए हैं। तो अगर हमारे पास मिनिमम फेलियर से नीचे नीचे काम कर रहा है तो हम कहेंगे वो इक्विपमेंट पास हो गया। और अगर जो आपके पास ज़्यादा फेलियर आ रहे हैं, इससे यानी कि देखें फेलियर इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर फेलियर आपको ज़्यादा नष्ट हो जाए आपके स्पेसिफिक टाइम से पहले पहले तो हम उस इक्विपमेंट को फेल कर देंगे। तो टेस्ट ट्यूब गेम में हम लोग स्पेसिफाइड टाइम के अंदर इक्विपमेंट को उसके मैक्सिमम कैपेसिटी तक रन करते हैं विदाउट एनी मेंटेनेंस, इग्नोरिंग द MTBFs। ठीक है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर को इग्नोर करते हुए हम कहते हैं रन करके देखते हैं, आखिर में देखेंगे स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद प्रॉब्लम आई कहाँ कहाँ पे। नंबर टू इज टेस्ट टू फेलियर। पहला टाइम हमारा मेन मकसद था देखना, अब हम फेलियर देख रहे हैं कि इक्विपमेंट कहाँ पे फेल होना शुरू हो गया। The second level of testing is test to failure, is the process of conducting a test until some or all items fail and then recording the failure time. अब पहले था हमारे पास कि इक्विपमेंट को मैंने एक स्पेसिफिक पीरियड तक रन किया और रनिंग के बाद मैंने देखा कितने पार्ट्स थे वो डिके हुए। अब क्या है, मैंने उस वक्त तक इक्विपमेंट को रन करना है जब तक वो टोटली या उसके कुछ पार्ट्स डिके ना हो जाए या प्रॉब्लम ना करना शुरू कर दें। तो जब आपके पास ग्राफ बनेगा हम वो चेक करेंगे कि अगर वो ग्राफ हमारी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे नीचे आ रहा है तो हम कहेंगे वो ठीक है, और अगर उसके दूसरा फेलियर ज़्यादा की तरफ मूव कर रहा है तो हम कहेंगे वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि लाइबिलिटीज इक्विपमेंट की इंक्रीज की जाए। तो ये लाइबिलिटी चेक है आपके पास। सेकेंड वन टेस्ट टू फेलियर। थर्ड वन इज degradation testing. The third level of testing, degradation testing, is a measure of performance at regular interval throughout testing and recording the deteriorations of function over time. Degradation testing yields an order of magnitude more informative per test or prototype than testing to failure. Yield a complete picture of the deteriorations of ideal function over time. हमने क्या किया कि इक्विपमेंट को डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट टाइम, हर टाइम के अकॉर्डिंगली हमने टेस्ट करना शुरू किया कि फंक्शन या कितने वो फेलियर इंडिकेट कर रहा है। तो उस फेलियर को चेक करते हुए मिसाल के तौर पर आपके पास एक लाइट बल्ब है। अब लाइट बल्ब आमतौर पे दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर वन इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट हो जाए उसका, तो आप कहेंगे तो ख़राब हो गया हो, बट एक लाइट की ऐसा ऐसा इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप देखेंगे कि जो घर पे LEDs आपके लगी हुई हैं वो जब नहीं परचेज करें उसके ऊपर उसके रेटेड ड्यूरेशन लिखा होता है कि 1000 आवर्स या 2000 आवर्स के लिए कि ठीक चलेगा। अच्छा, उसी आवर्स के अगेंस्ट जो मैन्युफैक्चरर है उसने वारंटी भी दी होती है कि 1 साल की वारंटी मेरी है, इसको कुछ भी हुआ तो मेरे पास वापस ले आना। अच्छा, 1 साल तक वो इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन ऐसा ऐसा लाइट डिम होना शुरू हो गया। अब लाइट डिम का कोई क्लेम नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने जब प्रॉपरली स्टार्ट में देखा था वैल्यू क्या चल रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है ऐसा ऐसा। तो विद रेगुलर इंटरवल हम लोग यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं। तो दैट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जहाँ पर डिटेरिएशन। अब एक आपको लाइक एग्जांपल दे दिया, इसके अलावा ब्रेक्स की एग्जांपल देख लें आप कि कार में ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, तो स्टार्ट में जो ब्रेक्स होती हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली जब आप पुश करते हैं पेडल को वो स्टॉप कर देती है कार को, व्हीकल को आपके। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम गुजरता है आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक आपकी लूज होना शुरू हो जाती है, तो वो डिके की तरफ जा रही है। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिके उसका मेजर कर रहे हैं। तो ये जो आपको डिफरेंट पोर्शन शो किया हुआ है, जो डॉट डॉट इंडिकेट किए हुए हैं, ये फेलियर को इंडिकेट किए हुए कि ऐसा सा उसके जो वैल्यू है डिटोरिएट हो रहा है और वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ हम टाइम को मेजर नहीं कर रहे, यहाँ हम उसके टोटल फेलियर को स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रही है। इसको लिंक करें R&M को डिफरेंट स्टैंडर्ड के साथ, तो ISO 60300 सीरीज डिपेंडेबिलिटी मैनेजमेंट से लिंक है और ये एक्चुअली जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनसे ज़्यादा इसका फोकस आ जाता है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC 60300 सीरीज focuses on a dependability management covering reliability, मेंटेनेबिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी है वो आपके पास IEC 60300 सीरीज में अप्लाई होती हैं। इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट सीरीज हैं, सीरीज नंबर 1 एंड सीरीज नंबर 3। उन डिफरेंट सीरीज के अंदर आपके पास डिफरेंट गाइड वर्ड्स या कीवर्ड्स आते हैं। बेनिफिट क्या है, ये अगर लॉ अप्लाई हो रहा है कि स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है, डिपेंडेबिलिटी मैनेजमेंट वाला लॉ अप्लाई हो रहा है, स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है, तो इम्प्रूव इक्विपमेंट परफॉर्मेंस एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ मूव करेगा। एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू कॉन्सिस्टेंट क्वालिटी, इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी प्रॉपर मिलती रहे। देन वी हैव ISO स्टैंडर्ड 14224। It provides guideline for the collection and exchange of the reliability and maintenance data in the petroleum, petrochemical and natural gas industries. And data collection framework ISO provide करता है and data quality and consistency को इसको verify करता है। So this is all about today's lecture। और इस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज या डिफरेंट फैक्टर्स स्टडी किए हैं जो लाइबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और डबल और स्टैंडर्ड्स, इनकी एप्लीकेशंस, इनकी एग्जांपल्स देखी हैं। इसके अलावा हमारे और भी लेक्चर्स हैं जो मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर। फॉर एग्जांपल लोपा का प्रोडक्शन है, इसके अलावा जोप का भी लेक्चर है जो मैं रिसेंट डेज़ में पोस्ट कर दूंगा। आप सीरीज़ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को और कोशिश करें अगर आपके इंटरेस्ट की बाकी चीज़ें भी तो उनको देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू सीरीज़ के अंदर, न्यू वीडियोज़ के अंदर, न्यू टॉपिक्स के साथ। और अगर आपके ख्याल से कोई और टॉपिक है जिस पे डिस्कशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, अदरवाइज में मैसेज कर दें। I will try to make video on that topic as well. See you next time. Allah Hafiz.